जय हिंद दोस्तों इंडिया, चाइना, पाकिस्तान आज के दिन दुनिया के अंदर ये तीनों के तीनों जो मतलब एक जंक्शन है, ये एक ट्राई जंक्शन है। ये दुनिया का एक बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है क्योंकि ये तीनों के तीनों देश न्यूक्लियर पावर हैं और न्यूक्लियर पावर होने की वजह से जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, यहाँ जंग के आसार हैं और किसी भी समय पर जंग छिड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो हालात बहुत ज़्यादा खराब होंगे। अब इसका दूसरा फेज देखिए। दूसरा फेज ये है जो अभी आपने थंबनेल में देखा, मैं उसके ऊपर आज डिस्कशन करने जा रहा हूं कि क्या हो यदि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक साथ भारत पर हमला कर दें, तो उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज अपने आप में बहुत ज्यादा काम की है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो NCERT के कंसेप्ट्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस जीरो टू हीरो सीरीज में हम GS कंसेप्ट्स के बारे में आपसे बात करेंगे और NCERT के बिहाफ पर जो भी कंसेप्ट्स होंगे उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल पर जीरो से लेकर हीरो तक, मतलब जीरो से आपकी तैयारी शुरू करवाई जाएगी और आपको हीरो बनने तक तैयारी करवाई जाएगी। और इसकी वजह से आप PT और मेंस की बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन कर पाएंगे। फीस जो है वो बहुत नेग्लिजिबल रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ की हमने फीस रखी है दोस्तों, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल पर शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बारे में आप ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी कॉल करें। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों टॉपिक है इंडिया क्या होगा यदि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत पर हमला कर दें। तो जब वो इंडिया और पाकिस्तान एक साथ मिलकर अगर भारत पर हमला करेंगे तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे को कंपैरिजन करना पड़ता है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना और पाकिस्तान अगर दोनों मिल जाएं तो इंडिया पे क्या असर पड़ेगा और इंडिविजुअली अगर हो तो इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ अगर आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ हमने छोटा सा एक फिगर्स जो नेट पे अवेलेबल हैं मोटे तौर पर उसका कंपैरिजन किया और साथ में आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंडिया पर वो भारी पड़ेंगे हथियारों से लेकर दूसरी चीजों के मामले में। अगर आर्मी देखें तो चाइना के पास 22 मिलियन की आर्मी है, पाकिस्तान के पास 6 मिलियन और दोनों की अगर मिला दी जाए तो 28 मिलियन की आर्मी है। इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया के पास 14 मिलियन की आर्मी है और अगर टोटल आर्मी का इंडिया से कंपेयर किया जाए तो दुगनी आर्मी हो जाएगी। यानी चाइना और पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडिया की आर्मी से दुगनी है। इसी तरीके से रिजर्व्ड पर्सनल्स की बात करें, हालांकि मैंने 2-3 जगह डाटा चेक किया तो उसमें यह दिखाई दिया कि चाइना के रिजर्व्ड पर्सनल्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हैं वो अप्रोक्सीमेट 80 मिलियन के आसपास हैं। पाकिस्तान के पास वो 0.55 मिलियन और दोनों के मिला दिए जाएं तो 8.55 मिलियन। तो दोस्तों यहां अगर आप देखोगे इंडिया के पास अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन के करीब रिजर्व्ड पर्सनल्स हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में अगर आप देखें तो यहाँ 5.3 टाइम्स हो जाता है। अच्छा, वहां जो पीछे ये थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ 2.2 मिलियन है, ये 2.8 मिलियन है, ये 1.4 मिलियन है। ये फिगर का थोड़ा सा चेंज हुआ है, गलती से वो पॉइंट लगाना भूल गया और एक पॉइंट काफी कुछ चेंज कर देता है। अगर डिफेंस बजट की बात की जाए दोस्तों तो चाइना का डिफेंस बजट 252 बिलियन, पाकिस्तान का डिफेंस बजट 12.272 बिलियन और दोनों का मिला दिया जाए तो 264 बिलियन। इंडिया का जो बजट डिफेंस बजट है वो अप्रोक्सीमेट 73 बिलियन के आसपास है। फिर भी इंडिया के 73 बिलियन के कंपैरिजन में अगर दोनों का बजट मिला लिया जाए तो 4 गुना बैठता है लगभग। ठीक है, इसी तरीके से अगर टैंक्स को देखा जाए तो इंडिया से 2 गुने हैं और इसी तरीके से अगर आप आर्मर्ड व्हीकल्स को देखेंगे तो वो भी 2 गुने हैं। आर्टिलरी यानी तोपें अगर आप देखोगे तो वो भी 3 गुना है और इसी तरीके से अगर आप रॉकेट लॉन्चर्स को देखते हो तो वो 6.5 टाइम्स के आसपास बैठती हैं और टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं, एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स हैं, वो अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स बैठते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो फाइटर जेट्स जो हैं वो 5 टाइम्स हैं दोनों के मिला के। नेवल फ्लीट जो है वो इंडिया से 3.5 गुना होगी और इसी तरीके से नेवल फ्लीट इंडिया से 3.5 गुना होगी। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर तो खैर बराबर ही है, लेकिन अगर सबमरीन्स की बात करें तो चाइना के पास अप्रोक्सीमेट 80 सबमरीन्स हैं और इंडिया के पास टोटल 17 है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स 5 गुना होंगी।
उसी तरीके से अगर आप देखेंगे डिस्ट्रॉयर जहाज जो दूसरे देशों पर हमला करके या बिल्कुल निस्त नाबूद करने के लिए टारगेट करते हैं, तो वहां अगर आप देखेंगे तो चाइना के पास 36 है और इंडिया के पास 10, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, तो यहां आपको दिखेगा 3.5 टाइम्स। इसी तरीके से फ्रिगेट्स जो पूरे के पूरा एक ग्रुप चलता है, चाइना के पास 54 है और इंडिया के पास 13 है, तो ये भी 5 टाइम्स का फर्क है। सोचकर देखो, हर जगह पर 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना इस तरीके से फिगर्स दिखाई दे रही हैं। कैवरेट्स इसी तरीके से नौसेना के जहाज हैं। अगर आप चाइना के पास देखते हो 42 और दोनों के मिला के 44, इंडिया के पास 23, यानी यहां पर भी 2 गुने, और न्यूक्लियर आर्सेनल्स यानी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह देख रहे हो तो 3 गुने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मोटे तौर पर देखा जाए तो फिगर्स जो हैं वो इंडिया के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। जो फिगर्स हैं, जिन फिगर्स को हम यहां पर देख रहे हैं, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए हैं या इंडिया वर्सेस चाइना प्लस पाकिस्तान के लिए हैं, वो फिगर्स कहीं पर भी इंडिया के फेवर में नहीं है। यहां पर दोनों की ताकत भारत से कम 2 गुनी से लेकर कई गुना तक बढ़ जाती है, और ऐसी सिचुएशन में अगर ये दोनों देश एक साथ हमले करते हैं तो भारत के लिए खतरा हो जाएगा। लेकिन क्या युद्ध सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर डिपेंड करता है? यहां सोचकर देखिए कि क्या ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ फिगर्स या नंबर्स पर डिपेंड करता है या फिर कहीं और कुछ भी है? तो आंसर को थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं। असलियत में दोस्तों युद्ध जो है वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ आर्मी और आर्मी के नंबर्स पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी, ये समझ लीजिए। ये सोच बिल्कुल गलत है और लिमिटेड है, इसे समझ लीजिएगा। असलियत में अगर युद्ध होता है, कभी भी 2 कंट्रीज के बीच में वॉर होता है, तो एक वॉर होता है एक्सपीरियंस के नाम पर, कि आर्मी को किस लड़ाई के लिए कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, किस तरीके की लड़ाई में किस तरीके का एक्सपीरियंस है। दूसरा, नो डाउट टेक्नोलॉजी के मामले में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखता है कि जिस आर्मी के पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो उस टेक्नोलॉजी का, जिस फोर्स के पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस है और किस तरीके से वो इसका इस्तेमाल सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने के लिए करती है। तीसरी तरफ अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किस कंट्री के फेवर में है। चौथा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, माने या ना माने, यहां पर डिप्लोमेसी होती है, एक तरीके की राजनयिक शक्तियां होती हैं, राजनयन होता है कि आप दूसरे देश के अगेंस्ट कितने ज्यादा दोस्तों को अपने साथ इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस की बात देखें तो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आर्मी जो इन तीनों के अंदर है वो इंडिया की है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आर्मी जो है वो इंडिया की है। उसके पीछे रीजन ये है कि इंडियन आर्मी ने लगभग 4 तो लड़ाइयां लड़ी पाकिस्तान से, एक लड़ाई लड़ी चाइना से, और उसके बाद कश्मीर इंडिया के लिए एक तरीके का बैटल ग्राउंड बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ सिचुएशंस क्रिएट करे रखता है। ऐसी सिचुएशन में हमारी आर्मी जिस तरीके से इन आतंकवादियों से, बाहर से आए हुए आतंकवादियों से लोहा लेती है, तो हमारी आर्मी की उस मामले में प्रैक्टिस होती रहती है। उसी के साथ एक बात और देखी जाए कि हमारे पास जो माउंटेन क्लाइंबिंग या माउंटेन रेंजमेंट है, जो माउंटेन वॉरफेयर है, उसमें क्या एक्सपीरियंस है। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस इंडिया को मिला कारगिल वॉर के अंदर कि किस तरीके से हम लोगों को अपने पोस्ट्स को बचाना है और दूसरे पर हमले करना है। तो कारगिल वॉरफेयर का जो इंडिया का एक्सपीरियंस है वो आज भी काम आ रहा है। और मजे की बात, उस टाइम के जो मेजर्स थे और मेजर्स थे वो आज के दिन कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल की रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मेजर ब्रिगेडियर रैंक के जो ऑफिसर्स थे उस टाइम पर, वो आज के दिन उससे ऊपर वाली रैंक्स और जनरल्स वाली रैंक में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया के पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा सियाचिन का, वहां पर हमारी हर बार जो बटालियंस जाती हैं और वहां पर अपना एक एक्सपीरियंस लेती हैं।
वो एक्सपीरियंस आज के दिन लद्दाख की ठंडी चोटियों के ऊपर बहुत अच्छा काम आ रहा है, जहां चाइना को हर कुछ दिन के अंदर अपनी पूरी की पूरी आर्मी को बदलना पड़ा है। इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेन ब्रिगेड है। अब आप यहां समझेंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी के मामले में दोस्तों देखो, असलियत में टेक्नोलॉजी भले ही एडवांस्ड ना हो, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड हो। ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी जो होती है वो सबसे ज्यादा कारगर होती है। यहां अगर आप चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में देख रहे हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हैं, तो यहां पर चाइना की टेक्नोलॉजी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। यानी आज तक चाइना ने जो भी हथियार बनाए हैं, जो भी गोला बारूद बनाया है, जो भी फाइटर जेट्स और जो भी चीजें बनाई हैं, जो नंबर में बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक रियलिटी और है कि 1969 के बाद आज तक चाइना कभी भी बैटलफील्ड में नहीं उतरा, और जिस तरीके से वियतनाम की सेना ने चाइना की सेना की धज्जियां उड़ाई थी और 30,000 के करीब 30,000 के करीब चाइना के सैनिक मारे गए थे बैटल ग्राउंड के अंदर, और एक डिजास्टर था चाइनीज आर्मी के लिए, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये एक एक्सपीरियंस जो है वो यहां मायने रखता है कि वो जो टेक्नोलॉजी जिसे आप युद्ध में लेकर आ रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है या नहीं है। हाँ, यहां अगर आप देखें तो आपके पास सुखोई से लेकर, जगुआर से लेकर, मिराज से लेकर, राफेल से लेकर इस लेवल के फाइटर जेट्स मौजूद है। मिग 29 तक की जो सीरीज है वो इंडिया के पास बहुत अच्छी मौजूद है। यहां पर जो इंडिया और वर्सेस चाइना प्लस पाकिस्तान होगा, वहां भले ही हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर जो है वो मायने रखता है। इंडिया और पाकिस्तान के जो जेट्स हैं उसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इंडिया के इन दोनों कंट्रीज के साथ जो एयरक्राफ्ट्स हैं, अगर उसकी फिगर देखी जाए तो फाइटर जेट्स जो हैं उनके पास 5 गुना है। उनके पास 5 गुना फाइटर जेट्स हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे एक फाइटर जेट को उनके 5 फाइटर जेट से लड़ना पड़ेगा, और यदि हमारा एक फाइटर जेट गिरेगा, यानी हमारा जो फाइटर जेट है उसे कम से कम 5 फाइटर जेट्स चाइना और पाकिस्तान के गिराने पड़ेंगे या उनसे लड़ना पड़ेगा। और अगर हमारा एक गिरेगा तो इसका मतलब यह है कि वो जो वेट है वो लगातार 5 से बढ़ता चला जाएगा। और ये जो नंबर है, यहां एक बात याद रख लीजिएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भले ही ज्यादा हो, लेकिन नंबर अक्सर जीत जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जर्मनी वर्सेस रशिया था। रशिया की टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन खास बात यह है रशिया के पास नंबर्स थे। जर्मनी की टेक्नोलॉजी अच्छी थी, लेकिन नंबर्स नहीं थे, टैंकों से लेकर एयरक्राफ्ट्स के मामले में। और यही रीजन था, जब धीरे धीरे जर्मन एयरफोर्स की या एयरक्राफ्ट्स की कमजोरी पता लगने लगी और एयरक्राफ्ट्स कम होने लगे, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट बचे हुए एयरक्राफ्ट्स में पड़ने लगा और वो तेजी से खत्म होने लगे। ये जर्मनी के ऊपर इंपैक्ट था। तो वही इंपैक्ट जो है वो आप इंडिया के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि 1:5 है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लेकिन चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। इसलिए ताकि वो ज्यादा तेजी से आर्मी को डिप्लॉय कर सके, आगे ला सके और पीछे हटा सके, जो भी काम कर सके, चाइना ज्यादा एडवांस लेवल पर कर रहा है, जिसका नतीजा ये इस समय पर नजर आ रहा है। चाइना के मामले में कि असलियत में चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर सुपीरियरिटी इंडिया के ऊपर रखे हुए है। यानी आप भले ही पाकिस्तान के मामले में अपने वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर दबाव बना पाओ, आप पीओ के मामले में दबाव बना पाओ, लेकिन यहां वाला दबाव इंडिया से ज्यादा देर तक झेला नहीं जाएगा। यहां वाला दबाव इंडिया से ज्यादा देर तक झेला नहीं जाएगा। लेकिन असलियत में लड़ाई क्या सिर्फ और सिर्फ 1-on-1 होगी, और जिस तरीके से इंडिया वर्सेस मतलब चाइना प्लस पाकिस्तान होगा, और एकदम से अगर चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला कर देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया अकेले लड़े? तो दोस्तों असलियत में यहां काम आती है इंडिया की डिप्लोमेसी।
इंडिया की डिप्लोमेसी कि इंडिया ने अपने कितने दोस्त बना रखे हैं या इंडिया ने अपनी कितनी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ क्रिएट कर रखी है और कितनों से स्ट्रेटेजिक जो है पार्टनरशिप कर रखी है। यहां इंडिया का सबसे ताकतवर फ्रेंड सर्कल अगर उठाकर देखा जाए तो आज के दिन एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक लीवरेज इंडिया के पक्ष में आ चुकी है और ये स्ट्रेटेजिक लीवरेज जो है वो अमेरिका को ना चाहते हुए भी इंडिया के पक्ष में लेकर आती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझिए, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं घूमती है बैलेंस ऑफ पावर के नाम पर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसकी सीधी सी बात है कि किसी भी पावर को किसी एरिया में इतना ताकतवर मत होने दो कि वो अमेरिका जैसी कंट्री के लिए खतरा बन जाए। यानी चाइना को एशिया में इतना पावरफुल मत होने दो कि वो अमेरिका के लिए खतरा बने। इसीलिए चाइना का एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट इस इलाके में होना जरूरी है। आज के दिन ये लीवरेज इंडिया को मिली हुई है। इसीलिए अमेरिका और अमेरिका के फ्रेंडली नेशंस, अमेरिका एंड इट्स अलाइज कभी भी इंडिया को इनके सामने झुकने नहीं देंगे और अगर ऐसा हुआ तो दैट वुड अल्टीमेटली लेड टू वर्ल्ड वॉर। वो जो है वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो दोस्तों असलियत में देखा जाए तो इंडिया को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय इंडिया के पक्ष में है। हुआ तो बहुत बुरा दुनिया के लिए होगा, हमारे अकेले के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ इंडिया परेशान होगा, पाकिस्तान साफ होगा। समय के अनुसार आके देखेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।